नमस्कार दोस्तों। एनक्लेक्स नर्सिंग एकेडमी में आप सभी का दिल खोल के स्वागत है। हम जो है कि कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर यानी कि सीएचओ की तैयारी जोरों और शोरों के साथ में कर रहे हैं। और आज की जो क्लास है ना, इससे बेहतर क्लास अपन ने पहले नहीं ली है। ठीक है, आज की क्लास बहुत ही अच्छी क्लास होने वाली है। तो फटाफट से एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबाकर लाइक का बटन दबाना ना भूलिएगा। ठीक है, देखिएगा फटाफट से आज का प्रथम एमसीक्यू देखिएगा। When does the baby weight double its birth weight? अरे बच्चे का वजन जो है कि बर्थ वजन का डबल कब होता है? बच्चे का वजन जो है कि जन्म के समय का डबल वजन कब होता है? फटाफट से इसका राइट आंसर पुटअप कीजिएगा। सभी जो है कि लाइव जुड़ चुके हैं। ऑलमोस्ट 37 स्टूडेंट लाइव है। फटाफट से जो है कि इसका राइट आंसर पुटअप कीजिएगा कि बच्चे का वजन जो है कि बर्थ वेट का डबल कब होता है? ऑप्शन नंबर ए है कि 5 से 6 महीने पर, या 1 साल के बच्चे, जब बच्चा 1 साल का होगा तब डबल होगा, या जब बच्चा 2 साल का होगा तब डबल होगा, या बच्चा 9 महीने का होगा तब डबल होगा। फटाफट से जो है कि इसका राइट आंसर पुटअप कीजिएगा। अनीता, बिल्कुल आपने करेक्ट आंसर दिया है कि 5 से 6 महीने पर जो है कि बच्चा अपने बर्थ वेट का डबल वेट कर लेता है। 5 से 6 महीने पर डबल हो जाता है। क्लियर है? इसके बारे में थोड़ा रेशनल देखिएगा। कि अगर एट बर्थ नॉर्मल वजन की बात करते हैं कि नॉर्मल बर्थ वेट कितना होता है, तो नॉर्मल बर्थ वेट होता है 2.5 से लेकर के 3.9 केजी। अगर अपन इसको एवरेज माने तो एवरेज कितना होगा? 2.9 केजी। कितना होगा? 2.9 केजी जो है कि एवरेज बर्थ वेट होगा। क्लियर है? क्वेश्चन बहुत सी बात पूछा जाता है कि लो बर्थ वेट बेबी किसे बोलते हैं, एलबीडब्ल्यू बेबी किसे बोलते हैं? तो जिसका वजन जो है कि 2500 ग्राम से कम है उसे अपन एलबीडब्ल्यू बेबी के अंदर इंक्लूड करेंगे। क्लियर है? बहुत सी बार एमसीक्यू पूछा गया है कि VLBW यानी कि वेरी लो बर्थ वेट किसे बोलते हैं? VLBW किसे बोलते हैं? वेरी लो बर्थ वेट बेबी। तो जिसका वजन जो है कि 1500 ग्राम से कम है उसको अपन क्या बोलेंगे? वेरी लो बर्थ वेट बेबी। क्लियर है? नेक्स्ट देखिएगा आगे। अगर एमसीक्यू पूछ लिया जाए कि एक्सट्रीम लो बर्थ वेट बेबी किसे बोलते हैं? एक्सट्रीम का मतलब बहुत ज्यादा, जिसका वजन जो है कि बहुत ही ज्यादा कम है, तो एक्सट्रीम लो बर्थ वेट बेबी किसे बोलते हैं? आगे बढ़ने से पहले फटाफट से एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक का बटन दबाना ना भूले कोई भी। अगर एक्सट्रीम लो बर्थ वेट बेबी की बात करें तो जिसका वजन जो है कि 1000 ग्राम से कम है, 1000 ग्राम से कम जिसका वजन है उसको अपन एक्सट्रीम लो बर्थ वेट बेबी बोलेंगे। क्लियर है? मैंने यहाँ पर मेंशन किया है कि आफ्टर बर्थ, जन्म के बाद जो है कि 10% वेट का लॉस हो जाता है। क्या होता है? जन्म के बाद जो है कि 10% वेट का लॉस हो जाता है। इसका क्या कारण है? इसके मुख्यतः 3 कारण देखने में आते हैं। इसके मुख्यतः जो है कि 3 कारण देखने में आते हैं। सबसे पहला कारण होता है कि बच्चे की जो किडनी होती है वो क्या होती है? इमेच्योर होती है। क्या होती है? बच्चे की किडनी इमेच्योर होती है। देखो, किडनी का जो फॉर्मेशन है वो कंसेप्शन से लेकर के 12 वीक्स पर जो है कि किडनी का फॉर्मेशन कंप्लीट, की किडनी जो ऑर्गेनाइजेशन की जो प्रोसेस होती है जिसके अंदर किडनी का फॉर्मेशन जो होता है 12 वीक्स पर कंप्लीट हो जाता है। क्लियर है? और जो बच्चे की जो किडनी होती है वो मेल की तुलना में जो है कि इमेच्योर होती है, लेकिन जब बच्चा 2 साल का होता है उस समय उसकी किडनी मेल की कंपैरिजन में बराबर होती है। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो 2 साल का चाइल्ड होता है उसकी किडनी मेल के बराबर होती है। क्लियर है? पहला जो कारण है 10% वेट लॉस का वो हो गया इमेच्योर किडनी। दूसरा कारण होता है एडेप्टेशन इन एक्स्ट्रा यूटेराइन लाइफ। जब बच्चा जो है कि बाहर की दुनिया में आता है तो वो एडेप्ट नहीं कर पाता, एडजस्ट नहीं कर पाता। और तीसरा मुख्य कारण होता है कि पुअर ब्रेस्ट फीडिंग कर रहा है। क्या कर रहा है बच्चा? पुअर ब्रेस्ट फीडिंग कर रहा है, जिसकी वजह से क्या होगा? जिसकी वजह से जो है कि बच्चे का वेट कम देखने को मिलेगा। क्लियर है? अपन बात करते हैं कि बच्चे का वजन जो है कि किस प्रकार से
ग्रो करता है, बच्चे का वजन किस प्रकार से बढ़ता है। आगे बढ़ने से पहले एक बार फटाफट से लाइक का बटन दबा दीजिएगा। देखिए बच्चे का वजन किस प्रकार से बढ़ता है। अगर अपन बात करें कि फर्स्ट 3 मंथ यानी कि 0 से लेकर के अगर 3 मंथ की बात करें तो उसमें पर डे 25 से 30 ग्राम वजन बढ़ता है। अगर 0 से लेकर के 3 मंथ की बात करें तो 25 से लेकर के 30 ग्राम वजन जो है कि पर डे के हिसाब से बढ़ेगा। और अगर अपन 3 साल से 1 साल तक की बात, सॉरी 3 महीने से लेकर के 1 साल तक की बात करें, 3 महीने से लेकर के 1 साल तक की बात करें तो इसमें जो है कि 400 ग्राम पर मंथ के हिसाब से इंक्रीज होगा। कितना होगा? 400 ग्राम जो है कि पर मंथ के हिसाब से इंक्रीज होगा। क्लियर है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। एग्जाम में एमसीक्यू एज इट इज छपेंगे कि अगर कोई बच्चा जो है कि उसका बर्थ वेट कितना है, अगर कोई बच्चा है जो उसका बर्थ वेट मान लीजिए कि 2.9 kg है तो 1 साल के बच्चे का वजन कितना होगा, एग्जामिनर क्वेश्चन घुमाएगा। क्लियर है। इंपॉर्टेंट बात यहां से पूछी गई थी कि जो बर्थ वेट का डबल वेट कब होता है, बर्थ वेट का डबल वेट कब होता है, तो उसमें आपको आंसर देना था कि 5 से लेकर के 6 मंथ की एज पर, कितनी, 5 से लेकर के 6 मंथ की एज पर जो है कि बच्चे का वजन बर्थ वेट का डबल हो जाता है। क्लियर है। ये क्वेश्चन जो है कि कंबाइन एम्स के अंदर पूछा गया है और एज इट इज यह सीएचओ के अंदर भी छप सकता है। क्लियर है। आगे देखिएगा, हमने बात कर ली है कि 5 से लेकर के 6 महीने का जो बच्चा होता है उसका वजन जो होता है वो बर्थ वेट का डबल हो जाएगा। क्लियर है। अगर अपन क्वेश्चन, एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ सकता है कि ट्रिपल कब होगा, एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि बच्चे का वजन जो है कि बर्थ वेट का ट्रिपल कब होगा, तो 1 साल की उम्र पे, 1 साल का जब बेबी होगा तो उसका बर्थ वेट का ट्रिपल वेट हो जाएगा। और कंबाइन एम्स के अंदर जो है कि ये एमसीक्यू पूछा गया है तो एज इट इज सीएचओ के अंदर छप सकता है। अगर 2 साल की बात करें तो इसमें 4 टाइम इंक्रीज होगा तो इसमें कितना हो जाएगा, 12 किलो हो जाएगा। क्लियर है। अगर अपन 3 साल की बात करें कि 3 साल में कितना होगा, तो 3 साल में 5 टाइम इंक्रीज होगा यानी कि 15 किलो हो जाएगा। और यदि अपन बात करें 5 साल की, यदि अपन बात करें 5 साल की तो इसमें 6 टाइम इंक्रीज होगा यानी कि 18 किलो हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट देखिएगा आगे कि यदि एग्जामिनर क्वेश्चन पूछे कि 7 ईयर पे बच्चे का वजन कितना हो सकता है, तो 7 ईयर पे 7 टाइम इंक्रीज होता है और यहाँ पर 21 किलो वजन हो जाता है। और यदि एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछे कि 10 साल के बच्चे का वजन कितना होता है, तो 10 साल के वजन बच्चे का वजन जो है कि 10 टाइम इंक्रीज हो जाता है। 10 टाइम बोले तो 30 kg। क्लियर है। नेक्स्ट देखिएगा आगे, नेक्स्ट एमसीक्यू देखिएगा, नेक्स्ट एमसीक्यू देखिएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द की कैरेक्टर ऑफ सिफेलोहीमेटोमा। सिफेलोहीमेटोमा होता है उसका की कैरेक्टर यानी कि महत्वपूर्ण लक्षण क्या होता है, सिफेलोहीमेटोमा का महत्वपूर्ण लक्षण क्या होता है। ये जो एमसीक्यू है काफी बार एग्जाम में पूछा गया है और सीएचओ के एग्जाम में ऐसा एमसीक्यू पुटअप हो सकता है। फटाफट इसका राइट आंसर पुटअप कीजिएगा। लक्षिता आपने बिल्कुल ही गलत जवाब दिया है कि सिफेलोहीमेटोमा के अंदर सर्जिकल इंटरवेंशन की रिक्वायर्ड होती है, ऐसा नहीं होता है। इसका राइट आंसर दीजिए। देखिए जो सिफेलोहीमेटोमा होता है वो क्या होता है, सबसे पहले ये जानिए कि ये होता क्या है। ये एक प्रकार की बर्थ इंजरी होती है। बर्थ इंजरी 2 प्रकार की होती है, एक आपने पढ़ा होगा सिफेलोहीमेटोमा और एक और दूसरा आपने पढ़ा होगा कैपुट सक्सीडेनम। तो सिफेलोहीमेटोमा का जो है कि कैरेक्टरिस्टिक, सर आपने पीडिया की देखो पीडिया की सारी क्लासेस जो है कि प्लेलिस्ट के अंदर अवेलेबल है, आप लोग वहां पर जाके देख सकते हैं, है ना। तो इसका आंसर दीजिएगा कि की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा सिफेलोहीमेटोमा का। ऑप्शन नंबर ए है कि इट इज द स्वेलिंग एंड क्रॉस द सूचर लाइन। इसके अंदर स्वेलिंग आती है और सूचर लाइन को क्रॉस करता है एंड थोड़ी देर बाद जो है कि रिजोल्व हो जाता है। या ऑप्शन नंबर बी है इट इज ए कलेक्शन ऑफ ब्लड बिटवीन द फीटल एंड स्कल एंड स्काल्प। ऑप्शन नंबर सी है सब पेरियोस्टल हेमरेज दैट डज नॉट क्रॉस द सूचर लाइन। और ऑप्शन नंबर डी देखिए it required surgical intervention for resolution। इसका राइट आंसर पुटअप कीजिएगा। संजय ने बिल्कुल राइट आंसर पुटअप किया है
कि एक सब पेरियोस्टियल हेमरेज होता है और ये जो है कि सूचर लाइन को क्रॉस नहीं करता है। तो बिल्कुल सही जवाब है आपका कि जो सिफेलोहीमेटोमा होता है, जो सिफेलोहीमेटोमा होता है, पहले इसका करेक्ट आंसर देख लेते हैं। इसका करेक्ट आंसर क्या बताया है कि करेक्ट आंसर सी होगा। बिल्कुल सही बताया आपने कि सब पेरियोस्टल हेमरेज होगा और ये जो है कि सूचर लाइन को क्रॉस नहीं करेगा। देखिए मैंने आपको एक बार एक इमेज के द्वारा यहाँ पुटअप कर देता हूं। मान लीजिए कि बच्चे का स्तर है, बच्चे का स्तर है, तो इसके अंदर बर्थ इंजरी होगी। तो दो प्रकार की कंडीशंस आती है कि एक ये जो है इसको अपन सूचर लाइन नाम देते हैं कि ये क्या है, सूचर लाइन। तो दो प्रकार की स्थिति होती है, एक होता है सिफेलोहीमेटोमा, सिफेलोहीमेटोमा, एक होता है कैपुट सक्सीडेनम, दूसरा होता है कैपुट सक्सीडेनम। तो जो सिफेला हीमेटोमा होता है ये केवल ऊपर 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 ही रहता है और जो कैपुट सक्सीडेनम होता है उसमें जो है कि अंदर तक ब्लीडिंग चली जाती है। तो मैं इसमें आपको बताना चाहूंगा कि बर्थ इंजरी के बारे में अपन थोड़ा देख लेते हैं। इससे इंपोर्टेड एमसीक्यू एग्जाम में 2-3 बार पूछे गए है ना। अपन देखेंगे बर्थ इंजरी के बारे में। तो बर्थ इंजरी जो होती है दो प्रकार की होती है। सबसे पहले होती है सिफेलोहीमेटोमा, दूसरी होती है कैपुट सक्सीडेनम। दूसरी कौन सी होती है, कैपुट सक्सीडेनम। इन दोनों में कॉमन बात एक होती है कि दोनों के अंदर जो है कि स्वेलिंग देखने को मिलेगी, दोनों के अंदर जो है कि स्वेलिंग देखने को मिलेगी। क्लियर है? आगे देखिएगा इसके अंदर, अगर अपन सबसे पहले सिफेलोहीमेटोमा की बात करेंगे है ना, अगर अपन सिफेलोहीमेटोमा की बात करें तो इसके अंदर देखिएगा, देखिए इसमें सबसे पहले इसमें होता क्या है, इसके अंदर ब्लड का कलेक्शन होता है। तो ब्लड का कनेक्शन दोनों के अंदर होगा ना, इसके अंदर भी ब्लड का कलेक्शन होगा और जो कैपुट सक्सीडेनम होगा उसके अंदर भी क्या होगा, ब्लड का कलेक्शन होगा। क्लियर है? और इसके अंदर इंपोर्टेंट बात होती है कि यह एपियर आफ्टर बर्थ, जन्म के जस्ट बाद जो है कि एपियर हो जाता है, एपियर आफ्टर बर्थ। क्लियर है? और अगर डिसएपियर की बात करें कि ये एपियर जन्म के जस्ट बाद जो है कि एपियर हो रहा है, तो डिसएपियर कब होगा, तो डिसअपियर हो जाएगा। कब होगा डिसअपियर, 1 to 2 वीक्स के अंदर जो है कि डिसअपियर हो जाएगा। इसकी खास बात यह है कि ये सूचर लाइन को क्रॉस नहीं करता है और अपने एमसीक्यू में ये पूछा गया है। ठीक है, एमसीक्यू एग्जामिनर कैसे भी घुमा सकता है कि वो कौन सी बर्थ इंजरी होती है जो कि बर्थ के जस्ट आफ्टर बर्थ प्रेजेंट होती है, या वो कौन सी इंजरी होती है जो सूचर लाइन को क्रॉस करती है, या वो कौन सी इंजरी होती है जो डिसअपियर आफ्टर 1 to 2 वीक्स, जो कि 1 से 2 वीक्स के बाद जो है कि डिसअपियर हो जाती है। तो आपको एज इट इज याद रखना है कि ये सभी किसके किस कैरेक्टरिस्टिक्स है, सिफेलोहीमेटोमा की कैरेक्टरिस्टिक्स है। क्लियर है? आगे देखिएगा नेक्स्ट अपन देखेंगे कैपुट सक्सीडेनम के बारे में, कैपुट सक्सीडेनम के बारे में। क्लियर है? इसके अंदर देखिएगा कैपुट सक्सीडेनम के अंदर सबसे पहले देखिएगा इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर फ्लूइड का कलेक्शन होता है। किसका कलेक्शन होता है, देखो सिफेलोहीमेटोमा के अंदर जो है कि ब्लड का कलेक्शन हो रहा था और कैपुट सक्सीडेनम के अंदर जो है कि फ्लूइड का कलेक्शन होगा। किसका होगा, इसके अंदर फ्लूइड का कलेक्शन होता है। सबसे पहली बात ये जो है कि प्रेजेंट एट बर्थ, बर्थ के वो जो सिफेलोहीमेटोमा होता है वो बर्थ के बाद प्रेजेंट होता है, लेकिन ये एट बर्थ प्रेजेंट होता है। ये क्या होता है, ये एट बर्थ प्रेजेंट होता है। क्लियर है? दूसरी इसकी खास बात ये होती है कि ये सूचर लाइन को क्रॉस करता है। क्या करता है, क्रॉस द सूचर लाइन। और इसकी चौथी जो खास बात होती है वो होती है कि 48 से लेकर के 72 घंटे में डिसअपियर हो जाता है। कब होता है, 48 से लेकर के 72 घंटे में क्या होता है, डिसअपियर हो जाता है। क्लियर है? जो सारी इसकी इंपॉर्टेंट चीजें हैं याद रखिएगा। मैं एक बार और यहाँ पर रिवाइज कर देता हूँ कि देखिएगा सबसे पहले बात होती है कि इस सिफेलोहीमेटोमा में इसमें क्या होता है, इसमें ब्लड का कलेक्शन होता है। तो कैपुट सक्सीडेनम में किसका, फ्लूइड का कलेक्शन होता है। क्लियर है? ये कब, ये आफ्टर बर्थ अपीयर होता है, जन्म के बाद जो है कि इसकी प्रेजेंस देखी जाती है और ये जो है कि एट बर्थ ही प्रेजेंट मिलता है। क्लियर है? ये सूचर लाइन को क्रॉस नहीं करता है, लेकिन ये जो है कि सूचर लाइन को क्रॉस करता है। ठीक है, ये जो है कि डिसअपियर कब होता है, 1 से 2 वीक के अंदर डिसअपियर होता है। और इसकी बात करें तो 48 से लेकर के 72 घंटे में डिसअपियर होता है। सिफेलोहीमेटोमा और कैपुट सक्सीडेनम दोनों क्या है, बर्थ इंजरी है। ठीक है, और इन दोनों के बारे में जो है कि डिफरेंशिएशन की कुछ बातें हैं जो अपन ने इसके अंदर देख ली है। क्लियर है? यहां से एक न एक एमसीक्यू आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा।
क्लियर है? नेक्स्ट एमसीक्यू देखिएगा। नेक्स्ट एमसीक्यू देखिए कि व्हाट इज द रिकमेंडेड सक्शन प्रेशर फॉर न्यूबॉर्न ड्यूरिंग रिससिटेशन। जब अपन बच्चे के अंदर रिससिटेशन की प्रक्रिया करते हैं तो उस समय जो है कि सक्शन प्रेशर कितना होता है, सक्शन प्रेशर कितना होता है, ये एडल्ट के अंदर भी पूछा गया है, चाइल्ड के अंदर भी पूछा गया है और न्यूबॉर्न यानी कि न्यूनेट के अंदर भी पूछा जा सकता है। तो फटाफट से इसका राइट आंसर पुटअप कीजिएगा। दिव्यांशु, आपने बिल्कुल ही गलत जवाब दिया है कि 100 से लेकर के 120 जो है कि न्यूबॉर्न का सक्शन प्रेशर होता है और आपने पुटअप किया है कि 15 से लेकर के 20 मिनट तक अपन सक्शन करते हैं। देखिएगा, आप बात कर रहे हैं किसकी, थ्योरी और प्रैक्टिस में जमीन आसमान का अंतर होता है ना। तो आप एग्जाम में जो प्रैक्टिकल करते हैं उसको लेकर ना चले, आप एग्जाम में थ्योरी बेस पर ही एमसीक्यू का जवाब देंगे। क्लियर है? देखिए, थ्योरी अलग चीज होती है और अपन प्रैक्टिकल करते हैं वो अलग चीज होती है ना। प्रैक्टिकल में तो अपन ज्यादा समय तक सक्शन कर देते हैं, लेकिन थ्योरी में ऐसा नहीं होता है। एग्जाम में अगर आपने इसे जवाब दिया कि 20 मिनट तक सक्शन करते हैं तो बिल्कुल ही गलत आंसर होगा। क्लियर है? इसका राइट आंसर क्या होगा? फटाफट से राइट आंसर पुटअप कीजिएगा। सर आप ही बता दीजिए। बिल्कुल मैं बता देता हूं इसका राइट आंसर क्या होगा। 60 से लेकर के 80 mm ऑफ एचजी तक अपन क्या करते हैं, 60 से लेकर के 80 mm एचजी तक अपन क्या करते हैं, प्रेशर मेंटेन करके रखते हैं। क्लियर है? इसके बारे में कुछ इंपोर्टेंट बातें देख लीजिएगा थोड़ा सक्शन प्रेशर के बारे में। देखिए, अगर सक्शन ड्यूरेशन की बात करें, जो भी आपने बताया मुझे 20 मिनट, जो कि काफी गलत है ना। सॉरी 20 सेकंड बताया आपने, 20 मिनट नहीं बताया। सक्शन ड्यूरेशन की बात कर रहे हैं अपन, सक्शन का ड्यूरेशन कितना होगा, तो इसके अंदर देखिएगा इसका ड्यूरेशन जो होगा वो 10 सेकंड का होगा। कितना होगा 10 सेकंड का ड्यूरेशन होगा। और ये जो क्वेश्चन है एम्स के अंदर पूछा गया है। क्लियर है? आगे देखिएगा, सक्शन स्टार्ट करने से पहले और सक्शन करने के बाद अपन क्या करते हैं, ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं। सक्शन स्टार्ट करने के बाद, सक्शन स्टार्ट करने से पहले और सक्शन स्टार्ट करने के बाद ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं टू प्रिवेंट हाइपोक्सिया। टू प्रिवेंट हाइपोक्सिया, बच्चे को हाइपोक्सिया की कंडीशन ना हो, इससे प्रिवेंट करने के लिए अपन क्या करेंगे, सक्शन स्टार्ट करने से पहले और सक्शन करने के बाद जो है कि ऑक्सीजन थेरेपी प्रोवाइड करेंगे। क्लियर है? मशीन की बात करते हैं कि मशीन कब ऑन रखेंगे और कब ऑफ रखेंगे। तो ड्यूरिंग सक्शन कैथेटर इंसर्शन, अगर अपन सक्शन कैथेटर को इंसर्ट कर रहे हैं तो उस दौरान मशीन क्या रखेंगे, मशीन शुड बी ऑफ, उस दौरान मशीन ऑफ रखेंगे अपन। लेकिन जब अपन सक्शन कैथेटर को रिमूव कर रहे हैं, ड्यूरिंग रिमूवल ऑफ कैथेटर मशीन शुड बी ऑन। यानी कि कहने का मतलब यहां पर ये है कि जब अपन कैथेटर को रिमूव कर रहे हैं तो उस समय क्या करेंगे, अपन सक्शन मशीन को ऑन रखेंगे। क्लियर है? सक्शन करने के बाद अपन क्या करेंगे, सक्शन करने के बाद अपन जो है कि टेक्टाइल स्टिमुलेशन देंगे। क्या देंगे? टेक्टाइल स्टिमुलेशन देंगे। सक्शन करने के बाद क्या करेंगे, टेक्टाइल स्टिमुलेशन देंगे। क्यों देंगे? टू इनिशिएट रेस्पिरेशन। सर टेक्टाइल स्टिमुलेशन क्या होता है? पीठ के पीछे थपथपाएंगे, है ना। ठीक है, यदि रेस्पिरेशन इसके बाद भी स्टार्ट नहीं होता है तो अपन उसको क्या कहेंगे उस चीज को, यदि टेक्टाइल स्टिमुलेशन देने के बाद और सक्शन करने के बाद भी रेस्पिरेशन स्टार्ट नहीं हो रहा है तो उस कंडीशन को अपन बोलेंगे रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। आगे देखिएगा, इफ रेस्पिरेशन नॉट साइकिल कोड, तो क्या कहेंगे उसको, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। क्लियर है? नेक्स्ट एमसीक्यू देखिएगा आगे। देखिए, व्हाट इज द रिकमेंडेड सक्शन कैथेटर साइज फॉर नियोनेट। नियोनेट के लिए जो है कि सक्शन कैथेटर साइज कितनी होगी। ऑप्शन नंबर ए है कि 8 से लेकर के 10 फ्रेंच होगी। क्या यह सही है? 8 से लेकर के 10 फ्रेंच, या 10 से लेकर के 12 फ्रेंच, या 12 से लेकर के 14 फ्रेंच, या 14 से लेकर के 15 फ्रेंच। इसका राइट आंसर पुटअप कीजिएगा इमीडिएटली। अपन बात कर रहे हैं सक्शन कैथेटर साइज की, है ना। यहाँ पर यूरिनरी कैथेटर की बात नहीं कर रहे हैं अपन। पहले एमसीक्यू को पढ़ा कीजिए, उसके बाद उसका जवाब दीजिए।
अपन यहाँ पे अभी तक पीडियाट्रिक के 4 से 5 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि अपन यहाँ पे यूरिनरी सिस्टम या यूरिनरी कैथेटराइजेशन नहीं पढ़ रहे हैं। अब क्लियर है? इसका राइट आंसर पुट अप कीजिए इमीडिएटली। संजय, बिल्कुल आपने करेक्ट आंसर पुट अप किया है कि ऑप्शन नंबर ए को लॉक कर दीजिए सर। बिल्कुल अपन ऑप्शन नंबर ए को लॉक कर देते हैं कि ऑप्शन नंबर जो है कि ए राइट आंसर है। यानी कि 8 से 10 फ्रेंच होगा। कितना होगा? न्यूनेट के अंदर कैथेटर का साइज कितना होगा? 8 से लेकर के 10 फ्रेंच होगा। अगर अपन चिल्ड्रंस की बात करें तो चिल्ड्रंस में कितना होगा? चिल्ड्रंस में 10 से 12 फ्रेंच होगा। क्लियर है? अगर एडल्ट की बात करें कि एडल्ट में कितना होगा, तो एडल्ट की बात करें तो 12 से लेकर के 14 फ्रेंच जो है कि एडल्ट में देखने को मिलेगा। क्लियर है? नेक्स्ट एमसीक्यू देखिए, का जवाब दीजिए। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन? डब्ल्यूएचओ का हेडक्वार्टर कहां पे है? डब्ल्यूएचओ का हेडक्वार्टर कहां पे है? राइट आंसर दीजिए फटाफट। मोस्ट सभी का राइट आंसर आ रहा है सर। इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहां पे है? जिनेवा में है। जिनेवा मतलब स्विट्जरलैंड के अंदर है। राइट, बिल्कुल। ऑप्शन नंबर ए को जो है कि अपन लॉक कर देते हैं। इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहां? जिनेवा के अंदर है। क्लियर है? करेक्ट आंसर ए। और डब्ल्यूएचओ का हेडक्वार्टर जो है कि जिनेवा के अंदर है। और जिनेवा कहां पे है? स्विट्जरलैंड में है ना। डब्ल्यूएचओ की फुल फॉर्म क्या होती है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर है? आगे देखिएगा, इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैंने यहाँ पर पेश की हैं। सबसे पहले तो बात याद रखिएगा कि डब्ल्यूएचओ जो है कि स्टैब्लिश कब हुआ था। इससे इंपॉर्टेंट काफी बार एमसीक्यू पूछा गया है। स्टैब्लिश तो ये 7 अप्रैल 1948 में जो है कि स्टैब्लिश हुआ था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? अपन ने पढ़ लिया है कि जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। क्लियर है? इसके डायरेक्टर कौन है? तो डॉक्टर टेड्रस एडनम। डॉक्टर टेड्रस एडनम जो है कि इसके डायरेक्टर हैं। और डब्ल्यूएचओ की कोर कमेटी में इंडिया को कौन रिप्रेजेंट करता है? तो डब्ल्यूएचओ की कोर कमेटी में इंडिया को जो है कि डॉक्टर हर्षवर्धन रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर है? वर्ल्ड हेल्थ डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो हमेशा 7 अप्रैल को जो है कि वर्ल्ड हेल्थ डे सेलिब्रेट किया जाता है। क्लियर है? नेक्स्ट एमसीक्यू देखिएगा। नेक्स्ट एमसीक्यू देखिए कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट डिस्कवर्ड वैक्सीन? सबसे पहली वैक्सीन कौन सी जो है कि डिस्कवर्ड हुई थी? ऑप्शन ए है स्मॉल पॉक्स, बीसीजी, पोलियो या मीजल्स। इसका राइट आंसर पुट अप कीजिए फटाफट। हर्षवर्धन, आपने बिल्कुल राइट आंसर पुट अप किया है कि फर्स्ट डिस्कवर्ड वैक्सीन कौन सी है? तो स्मॉल पॉक्स जो है कि फर्स्ट डिस्कवर्ड वैक्सीन है। ऑप्शन नंबर ए को लॉक कर दिया जाए। और फर्स्ट डिस्कवर्ड वैक्सीन स्मॉल पॉक्स है ये बता दिया है, लेकिन कब डिस्कवर्ड हुई थी? तो 1996 से लेकर के 1998 के अंदर जो है कि डिस्कवर्ड हुई थी। क्लियर है? इसके द्वारा डिस्कवर्ड की गई थी तो बाय एडवर्ड जेनर के द्वारा जो है कि डिस्कवर्ड की गई थी। क्लियर है? एक एमसीक्यू और बार बार पूछा जाता है किससे संबंधित? एंथ्रेक्स या रेबीज से संबंधित, कि ये भी एक इंपोर्टेंट वैक्सीन है, तो इसकी डिस्कवरी भी थोड़ी याद रखिएगा कि जो है कि एंथ्रेक्स या रेबीज को कब डिस्कवर किया गया था? 1985 के अंदर, और लुइस पास्चर के द्वारा डिस्कवर किया गया था। क्लियर है? आईपीवी की बात करते हैं। आईपीवी को कब डिस्कवर किया गया था? आईपीवी मतलब इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन। तो आईपीवी की बात करें तो 1954 के अंदर इसको डिस्कवर किया गया था। और यदि ओरल पोलियो वैक्सीन के बारे में डिस्कस करें तो 1957 के अंदर जो है कि इसको डिस्कवर्ड किया गया था। क्लियर है? नेक्स्ट एमसी इसी के बारे में कुछ इंपोर्टेंट बातें देख लीजिएगा वैक्सीन के बारे में। इसके बारे में कुछ, हमारा बैटरी जो है कि थोड़ा लो हो गया है, तो कुछ फटाफट से क्लास को अपन को ऑफ करना पड़ेगा। इसके बारे में थोड़ा देखिएगा। देखिए,
अपन ने बात कर ली है ओपीवी की। अब अपन इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम से संबंधित कुछ सन जो है कि वो रिमेम्बर कर लेते हैं। ये भी काफी बार इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में बेसिकली सीएचओ के एग्जाम में तो पूछे जाएंगे, है ना। तो देखिएगा एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन कब आया था, एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन कब आया था, तो देखिएगा 1974 में आया था। कब आया था एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन, 1974 के अंदर आया था। क्लियर है। और ईपीआई यानी कि एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन को ग्लोबल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के बारे में भी, ग्लोबल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम भी जाना जाता है। क्लियर है। ईपीआई जो है एक्सपेक्टेड, ये इंडिया में कब आया था, तो 1978 में आया था। और नेक्स्ट अभी कुछ हाफ एन आवर के बाद अपन क्लास लेंगे, क्योंकि पीसी बिल्कुल लो बैटरी पे चला गया है। ठीक है।